वेलकम है आप लोगों का स्ट्रक्चर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस शेयर कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम और इसके लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड का नाम क्या है, तो वो है हम इंडियन स्टैंडर्ड का, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एंड 1893 पार्ट 1 2016। तो ये हमारा कोड का नाम है, ठीक है। तो IS 1893 पार्ट 1 जो है वो यूज होता है हमारा अर्थक्विक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। मतलब जब भी अर्थक्विक आए तो उससे हमें बिल्डिंग को कैसे बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम इस कोड को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा इस वीडियो में जो मुद्दा है वो क्या है कि हमें बेस शेयर कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेस शेयर का जो फॉर्मूला जो IS 1893 ने दिया है वो है हमारा BV इज इक्वल टू AH इंटू डब्ल्यू, ठीक है। BV इज इक्वल टू AH इंटू डब्ल्यू। अब VB क्या होता है हमारा, VB का मतलब होता है हमारा बेस शेयर, ठीक है। और W क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सिस्मिक वेट। एंड एज क्या होता है, ये एक टाइप का कोफिशिएंट होता है। तो इसका जो नाम है डिजाइन स्पेक्ट्रल सिस्मिक एसिलेशन कोफिशिएंट, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे कोड में मेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखोगे हमारा कोड IS 1893 7.6.1 क्लॉज नंबर जो है वहाँ पे बेशक का जो फॉर्मूला दे रखा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा VB इज इक्वल टू AH इंटू डब्ल्यू। तो एज क्या है यहाँ पे हमारा, एज है हमारा डिजाइन हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट वैल्यू, ठीक है। तो एज पर 6.4.2 अभी हम देखेंगे कि एज कैसे कैलकुलेट करना है। तो एज कहीं ना कहीं एक डिजाइन हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रल एसिलेशन कोएफिशिएंट, एक कोएफिशिएंट है। और याद रखें कोएफिशिएंट जो होता है हमेशा यूनिटलेस होता है। एंड डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है हमारा सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। सिस्मिक वेट मतलब कि बिल्डिंग का कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसमें जो है बेस शेयर डेवलप होगा। तो उसे कहते हैं हम सिस्मिक वेट, मतलब कि एक तरीके से वेट आप कह सकते हो। तो फॉर अब यहाँ पे जो हमारा जो है एच कैसे कैलकुलेट करना है, तो एच का जो फॉर्मूला जो IS 1893 देता है हमें, तो वो होता है Z/2 इंटू I/R इंटू SA/G, ठीक है, SA/G। अब ये फॉर्मूला 1893 पार्ट 1 2016 में कहाँ मेंशन है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लॉज नंबर 6.4.2 में एज की वैल्यू दे रखी है कि हम कैसे निकाल सकते हैं डिजाइन हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट एज फॉर ए स्ट्रक्चर शैल बी डिटरमाइंड बाय एच इज इक्वल टू Z/2 इंटू SA/G डिवाइड बाय R/I। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने जो लिखा है वो कुछ ऐसा ही लिखा है। यहाँ पे कोड में अगर आप देखोगे Z/2 है, Z/2 है, ठीक है। R/I जो है इसको मैंने रोटेट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, तो ये ऊपर जब I/R हो गया एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में SA/G था तो मल्टीप्लाई में SA/G। तो ये ऐसे आप AH कैलकुलेट करते हो IS 1893 पार्ट 1 2016 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे Z क्या होता है, Z होता है हमारा जोन फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या किस पे डिपेंड करता है, जोन फैक्टर मतलब कि इंडिया में क्या है 4 जोन्स में हर मतलब कि ओवरऑल इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये 4 जोन्स हैं हमारे पास अभी, ठीक है। और मतलब कि सेकंड जोन है उसमें जो है अर्थक्वेक कम आता है, भूकंप कम आता है। जो थर्ड जोन है उसमें सेकंड जोन से जो क्या है थोड़ा सा ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो, मतलब वहां पे इस वाले से ज्यादा मतलब कि कंडीशन थोड़ा सा सीवियर है। फोर्थ क्या है और भी क्रिटिकल केस है, ठीक है। एंड फिफ्थ क्या है उससे भी ज्यादा क्रिटिकल केस है, मतलब कि हाईली रिस्की एरिया है वहां पे, जहाँ की मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब कि हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कभी ना कभी छोटे मोटे भूकंप आते ही दिखते हैं। तो वो उन टाइप्स के जो एरिया है उनको हम फिफ्थ में डाल देते हैं। तो इसका यही है मतलब कि जहाँ पे जितना भूकंप आने की अर्थक्वेक आने की टेंडेंसी है उस बेसिस पे यहाँ पे जोन फैक्टर्स को बताया गया है। अब यहाँ पे जोन फैक्टर्स की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, तो IS 1893 पार्ट 1 2016 में अगर आप जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप टेबल नंबर 3 पे देखोगे तो टेबल नंबर 3 में यहाँ पे कुछ वैल्यूज मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जोन नंबर सेकंड के लिए जो हमारा जेड का वैल्यू 0.10 है, जोन नंबर थर्ड के लिए 0.16 है, जोन नंबर फोर्थ के लिए 0.24 है एंड जोन नंबर फिफ्थ के लिए हमारा 0.36 है। तो ये जोन फैक्टर्स आपको ये टेबल में दिए गए हुए हैं। तो जनरली फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है जोन 4 में आता है, तो उसका वैल्यू 0.24 होगा। ठीक है, तो ये जोन फैक्टर यही बताता है कि किस एरिया मतलब कि वो एरिया अर्थक्वेक से कैसा इफेक्ट होता है। ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा हायर जोन्स में डाल रखा है, अगर वहाँ पे इफेक्ट कम होता है तो उसको लोअर लोअर जोन्स में डाल रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जेड आपको कहाँ से मिलेगा। नाउ अगला क्या है हमारा आई। आई स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टेंस फैक्टर। नाउ ये इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या होता है? इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो बिल्डिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हॉस्पिटल्स है, ठीक है, फायर रिलेटेड जहाँ पे भी जो होता है वो है, जैसे कि है हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, तो ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज जो हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब कि उसका यूटिलिटी कैसा है, उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस पे हम डिसाइड करते हैं इम्पोर्टेंस फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो IS 1893 में इसको कैसे बता रखा है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे पढ़ोगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टेबल नंबर 8 में ये इंपॉर्टेंस फैक्टर्स की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस फैक्टर है वो है 1, 1.2 एंड 1.5। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 1.5 किसको दे रखा है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज एंड कम्युनिकेटिव बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स हो गए, ठीक है, और इमरजेंसी बिल्डिंग्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। अब जिसकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग क्यों हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो अब मान लो कि ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में डाल रखा है। तो ये आप पढ़ सकते हो कि जैसे कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं मतलब कि उसके बेसिस पर डिसाइड किया गया है, एंड जो भी आपका बिल्डिंग जो भी आपको दिया गया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। अगर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 दोगे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पे जो होना चाहिए विद ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग अदर देन दो लिस्टेड इन S1 नंबर 1 विद ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%। अगर ऑक्यूपेंसी 200 से ज़्यादा है, मतलब 200 लोग से ज़्यादा रहते हैं, तो आप उनको 1.2 दोगे एंड ऑल अदर बिल्डिंग्स हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये है जो कि IS 1893 उसको जो आई की जो वैल्यू है, 3 वैल्यूज दे रखा है हमें, 1, 1.2 एंड 1.5। तो इम्पॉर्टेंट वो बिल्डिंग कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बेसिस पे हमने इम्पोर्टेंस फैक्टर यहाँ पे मतलब कि डिसाइड करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अगला जो आता है हमारा आर। आर क्या होता है? रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो ये इसे समझने के लिए थोड़ा सा मतलब कि एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर हम थोड़ा बहुत समझें तो क्या होता है ना, एक ये तरीके से अगर आप देखोगे ये हमारे फोर्सेस को एक तरीके से रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जो हम जनरली क्या करते हैं ना कि हम कभी भी अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं बनाते। अगर आप अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो काफ़ी मतलब कि हाई हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो हम अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बनाते, हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसलिए अगर आप कोड पे भी फोकस करोगे तो यहाँ पे अगर आप किसी बुक में जाके पढ़ लो या किसी कोड को ही अगर आप देख लो तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखा गया है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो ये प्रूफ नहीं लिखा गया है, रेजिस्टेंट लिखा गया है। और हम कभी भी मतलब डिजाइन करते हैं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। हम इतना मान के चलते हैं कि उसमें बिल्डिंग में छोटे मोटे फेलियर्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा एम जो होता है बिल्डिंग को डिजाइन करने का वो ये होता है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हम लाइफ को सेव कर पाए, ये हमारा मेन रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इस पर एक नया वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल EQ क्या है, हमारा अर्थक्वेक है, ठीक है।
100 किलो न्यूटन का हमारा भूकंप आ रहा है, फोर्सेस है अर्थक्वेक से इतने इतने किलो न्यूटन का जनरेट होगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते हो तो आपको 100 किलो न्यूटन के लिए कि आपकी बिल्डिंग सह जाए इतनी फोर्स, उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, हम रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं। रेजिस्टेंट मतलब कि प्रूफ प्रूफ मतलब क्या, पूरा प्रोटेक्टेड है, भूकंप आएगा तो गिरेगा ही नहीं। रेजिस्टेंट मतलब कि हम उसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो अर्थक्वेक सह ले एंड उसमें लाइफ बच जाए, और अल्टीमेटली हमारा एम यही है। या छोटे मोटे वर्टिकल मतलब कि छोटे मोटे फेलियर्स हों लेकिन उससे लाइफ इम्पैक्ट ना हो। तो रेजिस्टेंट में हम क्या करते हैं, ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे हम 50 किलो न्यूटन के लिए मान लो हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। एंड 50 किलो न्यूटन को जो बच गया फोर्स, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये कौन लेगा, तो ये लेगा उस स्ट्रक्चर का डक्टिलिटी, ठीक है, कैसा उसका डक्टाइल मेंबर है, उसका ओवर स्ट्रेंथ। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें। अर्थ जो आर जो है जनरली एक तरीके से हम रिड्यूस करने के लिए फोर्सेस को यूज कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर बिल्डिंग। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, मोमेंट फ्रेम के लिए 3 है, ठीक है, ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम के लिए 4 है, स्ट्रक्चर वॉल सिस्टम जैसे कि शेयर वॉल वगैरह के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज दी गई है टेबल नंबर 9 में। जो भी आपको स्ट्रक्चरल सिस्टम दिया जा रहा है उसके बेसिस पे आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, तो अगर हम देखें तो जेड देख लिया, आई देख लिया, आर देख लिया, एंड एस ए बाई जी। एस ए बाई जी क्या है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। मतलब कि ये जो हमारा जब मतलब कि जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो कहीं ना कहीं उस टाइम मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस फैक्टर को दिखाता है, ठीक है। आप खुद इसका नेम में देख सकते हो, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। और ये जो डिपेंड करता है, जो IS 1893 में जिसको इसको क्लासीफाई किया गया है, तो वो जो क्लासीफाई किया गया है वो जो है अगर हम देखें तो वो सॉइल के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर रॉकी और हार्ड सॉइल के लिए है तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज होंगी, अगर आप मीडियम स्टिफ सॉइल है तो ये वैल्यूज होंगी, एंड सॉफ्ट सॉइल है तो ये होंगी। और बेसिकली इसके अगर ऐसे बाई आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पे सारे मतलब जितने भी शॉर्ट में जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप बेस शेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यस, जाते जाते मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि बेस शेयर क्या होता है, ठीक है। तो बेस शेयर मतलब कि एक तरीके से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना। रेजिस्टेंस मतलब कि जब अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, ताकि उसको वो जो अर्थक्वेक को जो है वो मतलब कि हमारी बिल्डिंग मतलब कि सहले और हमारा फेलियर ना हो। तो बेस शेयर उसे कहते हैं, ठीक है। एंड एक तरीके से रेजिस्टेंस है जब भी कोई बिल्डिंग में अर्थक्वेक आता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें आप कैलकुलेट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एच कैलकुलेट करते हो, फिर आप उसमें डब्ल्यू कैलकुलेट करते हो। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, एंड फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा एक न्यूमेरिकल के साथ कि आप कैसे बेस शेयर कैलकुलेट कर सकते हो एज पर IS 1893 पार्ट 1 2016। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।